देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये। ऋषभ joined an entertainer company Avatar as a creative head. As a manager, looking after the creative unit of the company, one of the functions he has to perform is the process of organizing. Which step of the process will he need to perform after identifying and dividing the work? That has to be done in accordance with previously determined plans. चार ऑप्शंस हैं। क्या कह रहा है कि उसने एक कंपनी ज्वाइन की, क्रिएटिव हेड की। अब उसका क्रिएटिव यूनिट को देखना है तो उसका एक काम है ऑर्गेनाइजिंग करना, फंक्शन है उसका। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स है हमारे, उसमें से एक स्टेप आपको यहाँ से पहचानना है जो उसको करना पड़ेगा आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। वर्क को आइडेंटिफाई डिवाइड करने के बाद उसको कौन सा स्टेप यहाँ पर करना पड़ता है, आपको स्टेप्स याद होंगे तो उसमें से अगला स्टेप कौन सा होगा? आइडेंटिफिकेशन रीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज या रिलेशनशिप्स पैदा करनी। काफी आसान क्वेश्चन है, स्टेप्स अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर। आइडेंटिफाइंग और डिवाइडिंग द वर्क के बाद कौन सा स्टेप्स को पूरा करना होता है? अब इसका मतलब ए तो हो ही नहीं सकता, अगर आपने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा है तो ए तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेप ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके बाद का बताना है। अब बी सी डी में से कोई ऑप्शन है? स्टेप्स याद नहीं होंगे आपको? पॉइंट्स, बार बार कहूंगा पॉइंट्स याद करो सभी चीजों के, पूरे चैप्टर, सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स जितने भी हैं, चाहे वो फीचर्स हों, इंपॉर्टेंस हों, लिमिटेशंस हों, प्रोसेस हों, चारों के हर एक के पॉइंट याद होने चाहिए इन केस स्टडीज को और वन मार्कर क्वेश्चन को पहचानने। बुक नहीं खुली? बुक है आपके पास या नहीं? आंसर ठीक है। सर। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पहला ही हमारा स्टेप आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क होता है, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उसके बाद हम वो जो उसके बाद हमारे पास जो ड्यूटीज असाइन करना, अथॉरिटी बांटना, सब कुछ काम करना होता है, अथॉरिटीज, ड्यूटीज, रिलेशनशिप पैदा करना, सब उसके बाद होता है। तो बी, डिपार्टमेंटलाइजेशन आंसर हो गया आपका। नंबर 2, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट चैप्टर आपने पढ़ा, कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट है? व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटररिलेटेडनेस, रिलेटिविटी। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, ठीक है। थर्ड पढ़ो। आरोहन लिमिटेड is a company manufacturing automobiles where division of work into key areas, including production, purchase, marketing, accounts, and personnel. Which of the following is the disadvantage of organization structure of Arohan Limited? आपको इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एक डिसएडवांटेज पहचाननी है। इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। पहले क्वेश्चन समझ लो, पढ़ लो, फिर डिसएडवांटेज पढ़ो। कंपनी ऑटोमाइज बना रही है जहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है अलग अलग एरियाज में, कि प्रोडक्शन का काम कोई अलग देखेगा, परचेज अलग देखेगा, मार्केटिंग, सब डिपार्टमेंट से बनाए, फिर इसे काम डिवाइड कर दिया सारा, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स और एचआर का। इससे क्या होगा? इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, मैनेजर्स में गेन पावर एंड assert independence and ignore organization interest. It ensures that different functions get due attention and heads do not get training for the top management positions. डी। कैसे बताओ? ये आपका स्ट्रक्चर कौन सा है?
स्ट्रक्चर आपका दो थे ना, एक आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये कंपनी तो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आपका आंसर जो है कि हेड्स को टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस में ट्रेनिंग नहीं मिलती, ये आपने डी बोल रहे हो, गलत नहीं है, यही है, क्योंकि यहाँ पर सबको अपने अपने काम देखने हैं, ठीक है ना, सब अपने अपने हेड्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। कॉस्ट बढ़ती है डिविजनल स्ट्रक्चर में, इसमें नहीं बढ़ती इतनी। मैनेजर्स में गेन पावर एंड रिजल्ट इंडिपेंडेंस, ये भी आपके डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है, यहाँ पे इतना नहीं होता, क्योंकि सब अपने अपने डिवीजन के मैनेजर्स अपना अपना पावर को गेन कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसे डिवीजन है ही नहीं, सबको अपना अपना काम देखना है, तो इसलिए हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, जबकि डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर उनको मिल जाती है, क्योंकि उनको पूरा डिवीजन संभालना, पूरा डिपार्टमेंट संभालना है, जिसमें सारे काम करने हैं। तो जब सारे डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट को सारे काम, एक डिपार्टमेंट हेड को सारे काम करने पड़ते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए उसको ट्रेनिंग मिलती है। ये आपका है सैंपल पेपर ही है, आपका बोर्ड का, जो भी सीबीएसई ने निकाला हुआ उसी का सैंपल पेपर है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आता होगा सारा, अगर आपने पेपर पढ़ा हुआ है ये पहले। तो ये वाला पेपर हाँ, नहीं। सैंपल पेपर ही है सीबीएसई का। नहीं आइडेंटिफाई द सर, मैंने अभी डायमेंशन, तक पढ़ा नहीं। चलो पढ़ लो, ये फोर्थ है आपकी, एक पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर। Identify the dimension of business environment illustrated by the picture given above, in which Sapna, who has joined the workforce recently, is working on an accounting software. तो इसमें कौन सा डायमेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है? टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, सोशल लीगल। इस पिक्चर के अंदर कहीं पर पॉलिटिकल चीज नजर आ नहीं रही, कहीं पर भी, इसका मतलब पॉलिटिकल नहीं है, तो बी और सी तो कैंसल आउट हो जाते हैं। अब रह गए ए और डी, टेक्नोलॉजिकल, सर सोशल या लीगल। टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक पहचान रहे हो, इसलिए चीज को पहचानो कि दो जो पहले कैंसल आउट होते हैं, कैंसल आउट करने की कोशिश कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ऐसा कई बार हो जाता है, जल्दी हो जाता है। पिक्चर में सिर्फ वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, और यहाँ पे ऐसा कोई वैसे ट्विटर फेसबुक तो चल नहीं रहा, पर हाँ, लीगल तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लीगल एनवायरमेंट के लिए तो कानून वगैरह, कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह या फिर कोई और चीज ऐसी होती तो होती है, यहाँ पर तो ऐसा कोई है नहीं। वैसे भी टेक्नोलॉजी तो है ही इसके अंदर। आइडेंटिफाई द रीजन which makes management important in the light of the fact that it is generally seen that individuals in an organization resist change, as a change often means moving from familiar, secure environment into a newer and more challenging one. दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के ही पॉइंट्स है नीचे देखो, चार, यानी कि इस पूरे केस स्टडी के अंदर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी गई है। रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पता है क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है? इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज, एज अ चेंज ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं कंपनी के अंदर वो चेंज नहीं चाहते, क्योंकि चेंज लगता है उनको फेमिलियर एनवायरनमेंट से, उनको नया चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। तो क्या स्टेटमेंट क्या इंपॉर्टेंस नजर है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, या मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब बी मैनेजमेंट पार्ट। बी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जब बात कर रही है कि इंडिविजुअल्स रेजिस्ट करते हैं, तो चेंज यहाँ से वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या मैनेजमेंट क्या मदद करेगी इसमें? गोल्स अचीव करने की बात तो करनी रही। मैनेजमेंट कैसा ऑर्गेनाइजेशन का डायनेमिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जहाँ पे हम चेंजेस लाते हैं, तो बिल्कुल डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है मैनेजमेंट। Government of India made an announcement regarding demonetization of the Indian economy on November 8, 16, with profound implications for it. The process, which put restrictions on convertibility of domestic money and bank deposits, was meant to create a less cash economy. One argument against the cash light economy, एक आर्गुमेंट अगर बताने इस कैशलेस इकोनॉमी या कैश लाइट इकोनॉमी इज दैट, अच्छा कैश लाइट इकोनॉमी की क्या अगेंस्ट बात आ रही है? इंटरनेट कनेक्टिविटी द पर्क्स prerequisite, more people will be introduced into a formal economy, financial saving will increase, and tax evasion will be reduced. आपको कैश लाइट इकोनॉमी का एक अगेंस्ट बताना। कैश लेस इकोनॉमी की तो बात कर रहे हैं,
रेस्ट्रिक्शंस हुई डिमोनेटाइजेशन में, जहां पर हम कैश को कम यूज कर रहे हैं। लेकिन कैश लाइट इकोनॉमी के अंदर कौन सा आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट आता है? यहाँ पे लोग अभी भी कैश को यूज करते हैं या करना चाहते हैं या होता है। या जो कैशलेस इकोनॉमी हमारे पास है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको रोक सकती है? पर पक्का नहीं है। देखो, अगर जैसे हमने डिमोनेटाइजेशन किया, इसका मकसद क्या था? कि टैक्स इवोजन, टैक्स की चोरी कम हो जाएगी, लोगों की सेविंग बढ़ेगी क्योंकि बैंक में पैसा आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्मल इकोनॉमी में बैंक के साथ जुड़ेंगे तो फॉर्मल इकोनॉमी में होगा, और इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर अगेंस्ट यही बात आ रही है। बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, फेवर में है इस कैशलेस इकोनॉमी के। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक रिक्वायरमेंट है। हर जगह अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो किस तरीके से लेस कैश इकोनॉमी यूज की जाएगी ऑनलाइन पेमेंट के लिए? आज तो हर जगह फिर भी हो रहा है, पर फिर भी इंटरनेट जहां नहीं होगा, जहां पे नहीं चल रहा, वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते, वहां पर तो आपको कैश यूज करना ही पड़ेगा। तो कैश आज भी बहुत यूज होता है क्योंकि हर जगह कई बार इंटरनेट नहीं होता। हमारे शहरों में फिर भी है, कई जगह पर जहाँ नहीं होता वहां पर कैश ही चलता है। हर जगह कनेक्टिव इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी नहीं है जितनी कि हमारे यहाँ पर है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां पर आपका ये लेस कैश इकोनॉमी नहीं चल पाएगी या कैशलेस इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो ए पॉइंट हो गया इसका। Airlines will be able to offer the benefit of lower pricing to customers on the sector routes due to the decision of Civil Aviation Ministry to remove price caps from August 31, 2022। तो क्या कहना चाहता है? पहले देखो क्या पूछ रहा है इसमें। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी है नीचे। Which importance of business environment and its understanding by managers is not highlighted above। तो एयरलाइंस जो हैं अपने कस्टमर्स को लो प्राइसिंग का बेनिफिट ऑफर कर पाएंगे कुछ खास रूट्स पर, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि प्राइस कैप हटा दो अगस्त 31-22 से। दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग एनालिसिस। तो एयरलाइंस ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगी, कस्टमर को सर्विस दे पाएगी, जो भी करना है, अगर वो इस बारे में डिसीजन ले लेती है सारा एनालिसिस करने के बाद। ये सब कुछ तो पढ़ लिया, पर कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं बताई गई है आपको ये पहचानना है। इज नॉट हाईलाइटेड। क्वेश्चन को जरूर पढ़े, नॉट है कि नॉट नहीं लिखा। इससे क्या हो रहा है? इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, it helps in tapping useful resources, yeah, it enables a firm to identify opportunities and get first mover advantage। इस केस स्टडी के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई? आपको इसमें कई सारी नजर आ रही होंगी, कोई कई सारी इंपॉर्टेंस नजर आ रही होंगी, एक इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रही, बस वही पहचानना है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये कहना चाहता है आपको एक इंपॉर्टेंट ऐसी जो हाईलाइट नहीं की गई है, तो बाकी कौन सी ऐसी तीन है जो इसमें दिखाई दे रही हैं, ऐसे पहचान लो। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, जल्दबाजी करे बगैर क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करो कि क्या पूछा जा रहा है, उस तरीके से कैंसिल आउट करके आप निकाल सकते हो। पर सी पार्ट। आपको इंप्रूविंग परफॉर्मेंस की बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये लिखा होगा। यस सर। पॉलिसी प्लानिंग करने की बात भी आ रही है इसके अंदर, क्योंकि वो फ्यूचर कॉर्स ऑफ एक्शन ले पाएगी, डिसीजन ले पाएगी यस और सर। उसका बेटर फायदा उठा पाएगी अगर वो पहले से इस बारे में सोच लेती है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल ठीक है। रिसोर्सिस को टैप करने का कोई ऐसा एडवांटेज या इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रही इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस इस केस स्टडी में नहीं है। एलो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400 to 500 एम्प्लॉइज इन अ मूव एम्ड एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब 400-500 एम्प्लॉइज निकालने की बात हो रही है, ले ऑफ निकालना, ताकि उनकी कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जा सके, कॉस्ट कम की जा सके। विच ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट विल फर्म नॉट एबल टू अचीव बाय कैरिंग आउट दिस प्रोसेस। कौन सा ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं कर पाएगी इस प्रोसेस के थ्रू? एफिशिएंसी, सोशल, प्रॉफिट या सर्वाइवल। यानी कि तीन कर पाएगी
एक नहीं कर पाएगी, आपको एक पहचानना है कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी, तो क्वेश्चंस को पहचानो करना क्या है। जैसे ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा था ऐसे यहाँ पर भी तीन चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही हो जाएगा, तीन ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। सोशल 400-500 एम्प्लॉयज निकाल देंगे, एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सर्वाइवल भी हो जाएगा। लेकिन सोशल में तो नेगेटिव चला गया उल्टा, कि लोगों को निकाल दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और कम हो, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है, जबकि सोशल ऑब्जेक्टिव में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए। 9th, राधा started a home cooked food delivery dabba service. Her mother, who is a great cook, decided to help her. They relied on friends and family for orders. तो शुरू में तो उन्होंने फैमिलीज और फ्रेंड्स पर ही रिलाई किया, एंड देन ऑन वर्ड ऑफ माउथ, उसके बाद जैसे कहते गए आगे काम बढ़ता गया, घर से ही पका हुआ खाना डिलीवर करने। एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ensuring that activities are performed as per her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning profit, ये सारी चीजें उसके प्लान में है। She decided to keep both qualitative and quantity benchmarks towards which she would strive to work. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी बेंचमार्क्स का मतलब हो गया, क्वालिटी मतलब उसने स्टैंडर्ड बना दिया कितनी क्वालिटी मुझे सर्व करनी ही करनी है खाने में, और क्वांटिटी के इतने ऑर्डर्स में मुझे पूरे करने ही करने हैं, स्टैंडर्ड बना दिया उसने। अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड, कौन सा फंक्शन इसमें डिस्कस किया जा रहा है, और मतलब वो फंक्शन है, वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फंक्शन, उस फंक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर बताना है। पहले तो फंक्शन क्या है और फिर फंक्शन का फीचर बताना है। फंक्शन को पहचानना है आपने, फंक्शन नहीं बताना है इसके अंदर। फंक्शन तो हो गए, फंक्शन मैनेजमेंट 5 ही होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस होते हैं। आपको 5 में से एक फंक्शन पहचानना है, और उस फंक्शन में से एक फीचर है जो यहाँ पहचानना है। तो मैं बता रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन को पढ़ के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ना और समझना कैसे। आपको यहाँ फंक्शन नहीं बताना, फंक्शन पहचान के उस फंक्शन का फीचर बताना। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, एंड इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पांचों में से फंक्शन कौन सा है पहले ये पहचानो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऊपर तो एक केस लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, पानी का काम है, फ्रेंड्स और फैमिलीज पर ऑर्डर शुरू किए, उसके बाद आगे आगे बढ़ता गया। लेकिन बताया क्या जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छा सब कुछ करने के लिए उन्होंने कहा कि सब क्वालिटी पर क्वांटिटी बेंचमार्क्स बनाए जाएंगे जो वो करना चाहते हैं। क्या किया जा रहा है इसके अंदर? ये आपका कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है ये, जिसके अंदर बेंचमार्क्स या स्टैंडर्ड सेट करके उसको फिर पूरा करने की बात की जाती है। जैसे मैं स्टेप्स हमारा, पहले आप स्टैंडर्ड सेट करो, फिर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, फिर उसको कंपेयर करो, फिर करेक्टिव एक्शन लो, वो सारे हमारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप्स थे। यहाँ पर उस फंक्शन को तो पहचान लिया कि कंट्रोलिंग है, फीचर कौन सा है, कंट्रोलिंग का कौन सा फीचर इसमें डिस्कस किया जा रहा है, या वैसे इसमें लिखा नहीं हुआ कि इसमें से स्टडी करना है, आपको कोई भी एक फंक्शन बताना है इसमें, कोई भी मतलब कोई फीचर बताना है, इसमें से कौन सा फीचर कंट्रोलिंग में सेट होता है। फर्स्ट फंक्शन तो होता नहीं, क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है, तो क्या आपके हिसाब से लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का? बताओ। सर सी पार्ट। बी क्यों नहीं? चलो मान लिया सी आपका आंसर सही है, मैं आपको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा,
कि कंट्रोलिंग का फीचर होता है फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग, हमने पढ़ा हुआ है आराम से। लास्ट फंक्शन क्यों नहीं हो सकता ये? पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन मांगा है, मैनेजमेंट का फंक्शन है क्वेश्चन में। हाँ ठीक कह रहे हो, ये भी बात ठीक है। कंट्रोलिंग का, लेकिन अगर आपको प्लानिंग का फीचर पूछा जाए, फीचर तो पूछे है ना, अगर प्लानिंग का फीचर पूछा जाएगा तो क्या फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट कहते हैं ना कि प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का है, यस सर। तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं हो सकता, फीचर तो वो भी हो सकता है। वैसे आपकी बुक में वही मैं बताना चाहता हूँ, ये प्लानिंग के अंदर तो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग के फीचर में, पर कंट्रोलिंग के अंदर कहीं फीचर में नहीं लिखा होगा कि लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट का है। ऐसा नहीं कि आखिरी काम है ये, कंट्रोल करने से सारे काम खत्म नहीं हो जाते। फर्स्ट फंक्शन जरूरी है कि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, पर कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। 5 फंक्शन पढ़े जरूर हैं कि 5वें नंबर पे कंट्रोलिंग है तो लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि लास्ट फंक्शन कहीं लिखा हुआ है, और ना ही है। कंट्रोलिंग आखिरी काम नहीं होता मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो लास्ट फंक्शन कहीं फीचर नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, तो इसको ऐसे पहचानो चिपका। रमन एंड वासुदेव, यहाँ पे भी आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में देखोगे तो फंक्शन ही पहचानना है इसके अंदर, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, रेजिंग, चारों पढ़ के चारों में आराम से पहले क्वेश्चन पकड़ लो तो ज्यादा आसानी हो जाएगी पढ़ने में। Raman and Vasudev are 2 employees who were embezzling an import-export company in Varanasi where they were working. The finance manager of the company, Sampath Singh, becomes suspicious of 2 employees when he realized that their activities were not being performed as per the plans. He installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect's computer keys and send an encrypted email report to the cyber police. The police were able to catch the 2 dishonest employees red-handed and arrest them. तो कौन सा फंक्शन हुआ ये? उसने क्या किया, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, सही तरह से नहीं चल रहा, उसने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलाया जहाँ पे हर एक चीज उन सस्पेक्ट कंप्यूटर्स की जहाँ पे हो सकता है उसको वहां से उसको आइडिया हो जाएगा, और उसकी एक ईमेल रिपोर्ट साइबर पुलिस से पहुंच जाएगी। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया। तो क्या किया इसके अंदर, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, क्या किया इसके अंदर, कौन सा फंक्शन है? तो कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, ठीक है। नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which includes designing of the roles to be filled by suitable skilled people and defining the interrelationship between roles so that ambiguity in performance of the duties can be eliminated. क्या क्वेश्चन का आंसर है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रेशन, कंट्रोलिंग। ये एक फंक्शन का आउटकम बताना है, यानी प्लानिंग, वर्जिंग, स्टाफिंग में से एक फंक्शन का एक आउटकम बताना है, विच इंक्लूड्स, क्या होता है, डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुटेबल स्किल्ड पीपल and defining the interrelationship between roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated. किसमें रोल्स डिजाइन होते हैं जो कि मतलब ये रोल ये करेगा, सुटेबल स्किल्ड पीपल द्वारा करा जाएगा, और फिर सब इंटर रिलेशनशिप पैदा किए जाएंगे ताकि किसी की मतलब सबकी ड्यूटीज कंफर्म हो, किसने ये करना उसने वो करना, उसके बाद एम्बिग्यूटी या फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि किसने क्या काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोलिंग। इस लाइन में कहीं कंट्रोलिंग तो है नहीं, इसका मतलब आपको बाकी 3 चीजें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर की दिखाई दे रही हैं। तो एबीसी है, तीनों ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के पार्ट है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ही पूछा गया, फंक्शनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग का, उसका रिजल्ट पूछा, आउटकम पूछा है, जिसमें ये सब होता है, which includes designing of roles to be filled by suitable skilled people and defining the relationships between roles. सर ये पार्ट। कैसे पहचान रहे हो, क्या लग रहा है आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर स्ट्रक्चर तैयार करना, चाहे डिविजनल स्ट्रक्चर हो या फंक्शनल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अंदर ही हम सब बताते हैं ना कि कौन क्या काम करेगा, ये डिपार्टमेंट में ये काम करेगा, सब कुछ करेंगे, तो वो सब कुछ हम पूरा फिल करके सभी रिलेशनशिप्स को पैदा करते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है। डेलीगेशन तो आपका अथॉरिटी बांटने का काम तो यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ, और डिसेंट्रेशन भी वही पार्ट होता है।
बी और सी के दोनों में अथॉरिटी ट्रांसफर करना होता है, जो इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ए डी वैसे कैंसिल आउट हो जाता है और बी और सी दोनों अथॉरिटी ट्रांसफर करने के हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, तो ए वैसे ही बच जाता है। और वैसे भी डायरेक्ट आपने बता रहे हैं वो भी ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, आसान है, कोई रीजन नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, बस पहली ट्रू है कि दूसरी फॉल्स है, क्या है ये बताना। स्टेटमेंट 1, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग द टाइम यूटिलिटी एंड वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। एंड स्टेटमेंट 2, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ products into different groups on the basis of their important characteristics is known as standardization. कोई ट्रू फॉल्स को नजर आ रही हो? ये आपका सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम वैसे ग्रेडिंग बोलते हैं, यस तो सर। स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, सेकंड स्टेटमेंट आपकी ग्रेडिंग की डेफिनेशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट का शोर नहीं है। देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से वहां जब जरूरत हो वहां पे पहुंचाना, यही है ना। आपको आपका सामान बना पड़ा है कंज्यूमर्स तक, सब कुछ जिस तरफ अवेलेबल हो, जैसे आपको जब आपको बेचना है तब बेच पाओ। और वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, वेयर हाउसिंग का मतलब है वही आप अपने गोडाउन में रख रहे हो, और गोडाउन में रखने के बाद जब आपको प्रॉफिटेबल लगे तब आप बेचो। तो वेयर हाउसिंग से आप प्लेस नहीं, टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, कि जब बेचना है, जिस टाइम बेचना है उस वक्त बेचो। और ट्रांसपोर्टेशन में प्लेस यूटिलिटी आती है, जहां पर आप प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चीज को भेजते हो। तो सेंडिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये आपकी प्लेस यूटिलिटी होती है। और वेयर हाउसिंग से आपकी टाइम यूटिलिटी होती है, क्योंकि आप जब चाहोगे उस वक्त बेचोगे, क्योंकि आपका गोडाउन है। तो उल्टा लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी और वेयर हाउसिंग से टाइम यूटिलिटी आती है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है, बोथ आर फॉल्स, डी पार्ट। समझ गए दोनों का मीनिंग? 13th में मैच करो, एबीसी तीन चीजें हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आसान होगा। स्टॉक मार्केट, क्रिएशन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इज द न्यू इश्यू मार्केट। फटाफट हो जाएगा ये तो आराम से। Then A part. फाइनेंशियल मार्केट, क्रिएशन एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट। 14th, dash is the number assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on a contract note. ये उस दिन हम क्वेश्चन कर रहे थे, याद होगा आपको, आपके पेपर में भी आया था, मतलब कौन से पेपर में आप कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन सेम था, लास्ट टाइम हम क्वेश्चंस कर रहे थे। Dash is number assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on a contract note, client code number, unique order code, परमानेंट अकाउंट नंबर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर। वैसे वो क्वेश्चन अलग था, ऑप्शंस अलग थे, पर उसमें से ये वाला ऑप्शन, एक ऑप्शन उस क्वेश्चन में भी था, क्वेश्चन सेम था। कौन सा नंबर है जो हर ट्रांजेक्शन में असाइन किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट नोट में प्रिंटेड है? क्लाइंट कोड नंबर, यूनिक ऑर्डर कोड, पैन नंबर या डीपी नंबर? हर एक ट्रांजैक्शन का एक नंबर होता है, यूनिक The ऑर्डर कोड। unique order code. वो यूनिक ऑर्डर कोड से ही पहचान होती है कि आपने किस दिन कौन सा ऑर्डर किस किस रेट पे डिसाइड किया था या प्लेस किया था, ठीक है ना। वो एक एक ऐसा कोड कोड है जिससे पहचान होती है उससे। वही एक ऐसा कोड नंबर है जहाँ पे आप साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर पहचानोगे तो उस कोड से पहचान जाओगे कि मैंने ये किस डेट को किस रेट पे डिसाइड किया, ये खरीदना या बेचना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन एरियाज
अंडर द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ डैश इज मैनेजिंग इन्वेंट्री। मार्केटिंग फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट डिवीजन है जिसमें मैनेजिंग इन्वेंट्री है। मार्केटिंग फंक्शन ऑफ विच? ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन या डिस्ट्रीब्यूशन? किस में आता है इन्वेंट्री मैनेज करना? तो क्वेश्चन को पहचानो, मार्केटिंग फंक्शन के अंदर मैनेजिंग इन्वेंट्री किसके अंदर आता है? The physical distribution. इसमें से कोई एक इनकरेक्ट पहचानना है, यानी 3 ठीक है, एक गलत है। बताओ गलत कौन सी है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये तो सही लग रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना तो है ही स्टॉक एक्सचेंज का काम। उसके बाद प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमैटेरियलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है ये भी। सीओडी में से कोई गलत होगा? सेबी परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड imposing penalties for such practices। या कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक इन स्टॉक एक्सचेंजेस। सीओडी, ए और बी तो मैंने बता दी ठीक है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। सीओडी में से कौन सा गलत लग रहा है, ये आप पहचानो। Or C. डी बिल्कुल ठीक है। सी में क्या गलती है, क्या गलत लग रहा है स्टेटमेंट के अंदर आपको? पर मुझे D ठीक लग रही थी, मुझे C, इसलिए मैंने आंसर बोला। सही है ना, 3 आपने सही तरीका ठीक है ना, 3 कैंसिल आउट कर दिए, तो एक आपको डाउट लग रहा है। अब सेबी के 3 फंक्शन थे ना आपके, डेवलपमेंट फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना और पेनल्टीज इंपोज करना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आएगा। प्रोटेक्टिव यानी कि इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए गलत एक्टिविटीज को रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग हो या प्राइस रेजिंग हो, उसके लिए पेनल्टीज लगाना, ये सब प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आता है। ठीक, तो ये रेगुलेटरी नहीं है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आएगा। पढ़ो 17, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट which apart from customer satisfaction pays attention to ethical and ecological aspects of marketing। Societal marketing concept. ठीक है। 18th, while the product cost set the lower limits of the price of a product, the upper limit of the price which a buyer would be prepared to buy is decided by। तो जो आपकी कॉस्ट है वो तो आपकी प्राइस के लोअर लिमिट डिसाइड कर देती है कि इससे कम पे हम बेचेंगे नहीं। अपर लिमिट के मैक्सिमम प्राइस जो एक बायर पे करने को तैयार है, वो कौन डिसाइड करेगा? यूटिलिटी डिमांड, मार्केटिंग मैनेजर, गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटर्स? अपर लिमिट कौन डिसाइड करेगा? लोअर लिमिट तो आप डिसाइड कर लोगे कि मैं इससे कम पे नहीं बेचूंगी क्योंकि मेरी कॉस्ट है। अपर लिमिट कौन डिसाइड, कैसे डिसाइड होगी? क्या सरकार डिसाइड करेगी, या आपके कॉम्पिटिटर्स, या मार्केटिंग मैनेजर आपका, या मार्केट में उसकी डिमांड या उसकी इंपॉर्टेंस? पर A. बिल्कुल, जितनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी आपकी फायदे होगा, जितना फायदा दे पा रहे हो कस्टमर्स को, उतना प्राइस आप चार्ज कर सकते हो। गवर्नमेंट कोई नहीं होती बीच में इस प्राइस को डिसाइड करने वाली, जब तक कि वो एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं आए। एसेंशियल कमोडिटीज में गवर्नमेंट जरूर चीनी चावल के लिए रेट फिक्स कर सकती है, बाकी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने आपको पूरा फ्री हैंड दे रखा है, डिमांड सप्लाई पर सारा कुछ। Which of the following statement about advertising is incorrect? It is a personal form, it is a paid form, it is a mass selling technique that is it is inflexible as a message cannot be adjusted to the needs of the buyer। एक स्टेटमेंट गलत है इसमें। पर A. क्योंकि ये नॉन पर्सनल फॉर्म होती है, पर्सनल फॉर्म नहीं होती। और इसमें 20वां भी है, फटाफट देख लो, फिर ये लिंक खत्म हो दूसरा लिंक भेजता हूँ आगे क्वेश्चन। अरेंज द स्टेप्स
इस ट्रेडिंग प्रोसीजर में, सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। सर डी। डी मतलब सबसे पहले ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, उसके बाद यस ऑर्डर सर। प्लेस करना, फिर एक ऑर्डर प्लेस करना, फिर ऑर्डर सेटलमेंट करना, ठीक है, डी पार्ट। तो ये आपके 20 क्वेश्चन तो ये 1 मार्कर हो गए। बाकी आगे पढ़ते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।